हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। और बच्चों, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर द वीडियो। ओके स्टूडेंट, फ्रॉम टुडे now we are going to start function, that is the most important chapter for calculus। यानी कैलकुलस के लिए जो चैप्टर फंक्शन है वो एक बेस है। विदाउट फंक्शन आप कैलकुलस को नहीं पढ़ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। और आपको मालूम है कि क्लास 12th के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में 50% सिलेबस को कवर करता है, यानी 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा फंक्शन से आता है। सिमिलरली इन IIT JEE और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम में भी कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी लगभग क्वेश्चन 40% क्वेश्चन IIT मेंस या एडवांस में भी हमारा कैलकुलस से आता है। और कैलकुलस को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें फंक्शन को जानना पड़ेगा। यानी जैसे बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले ABCD का ज्ञान होना ज़रूरी है, सिमिलरली कैलकुलस को समझने के लिए फंक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है। देन फंक्शन, बच्चों, व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन क्या है? फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन विच गिव्स अ यूनिक आउटपुट for each input that is fed into it। यानी फंक्शन जो है जस्ट लाइक ए मशीन है। जैसे आप देखते हो कि एक पार्टिकुलर मशीन जो होता है एक पर्टिकुलर इनपुट पे एक आउटपुट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन जूसर मशीन की बात कर लें, आप सभी के घर में जूसर मशीन होगा या नहीं होगा तो आप मार्केट वगैरह में देखे होंगे। जूसर मशीन क्या करता है? अगर आप मैंगो डालते हो तो जो जूस निकलता है वो मैंगो का जूस निकलता है। अगर आप मौसमी डालते हो उसमें तो जूस हमें मौसमी का मिलता है। यानी हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलता है। तो बच्चों, जस्ट लाइक फंक्शन क्या है? फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें तो फंक्शन का एग्जाम्पल, ये जितने भी मशीन आप आसपास में देख रहे हो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। जैसे आप मोबाइल की बात कर लो, अगर आप फेसबुक पे क्लिक करते हो, यानी आपने क्या किया, इनपुट दिया फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक का पेज ओपन जो हो जाता है दैट इज़ द आउटपुट। और फंक्शन के केस में जो इनपुट हम लोग देते हैं, दिस इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, और जो हमें मिलता है आउटपुट दैट इज कॉल्ड रेंज। यानी एक भाषा में, एक सेंटेंस में हम बोलें तो फंक्शन इज लाइक अ मशीन विच गिव्स यूनिक आउटपुट फॉर ईच इनपुट दैट इज फेड इनटू इट, एंड द इनपुट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? यानी देखो, जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि दिस इज अ मशीन, अगर एक मशीन हमने बात कर लिया, ये मशीन है, ये आपका मशीन हो गया, ठीक है, और ये मशीन F हो गया, F मशीन हुआ। अगर हम लोग बच्चों इसमें इनपुट x डालते हैं, अगर इसमें हम लोग इनपुट x डालें तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा? fx। यानी दिस इज द इनपुट, ये इनपुट हो गया बच्चों, और ये जो बाहर मिला आपको दिस इज आउटपुट। और फंक्शन के केस में इसी इनपुट को बोला जाता है डियर स्टूडेंट डोमेन, और जो आउटपुट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। यानी सीधी सी भाषा में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया जूसर मशीन का, आपके मोबाइल का, दैट ऑल आर वर्किंग जस्ट लाइक अ फंक्शन।
तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज लाइक अ मशीन। तो अब हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? आप लोग इसके पहले, इस लेक्चर के पहले, जो बच्चे इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं वो काइंडली जो रिलेशन हमने वीडियो अपलोड किया है वो रिलेशन का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो फंक्शन है वो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और आप लोग को मालूम है कि रिलेशन कैसे हमने डिफाइन किया था, सेट ए से सेट बी डिफाइन किया था। तो फंक्शन भी बच्चों सेट ए से सेट बी अपन डिफाइन करने वाले हैं। फंक्शन को भी हम लोग सेट ए से सेट बी में डिफाइन करने वाले हैं बच्चों। तो अब देखिए क्या है फंक्शन। लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets and f is a rule which f क्या चीज है? दिस इज a rule which associates का मतलब क्या होता है? एसोसिएट्स का मतलब होता है बच्चों जो लिंक करता है, जो रिलेट करता है। ठीक है, देन फंक्शन इज अ रूल विच एसोसिएट्स, या तो विच रिलेट्स, या तो क्या, जो रिलेट्स करता है बच्चों। क्या करता है? जो रिलेट्स करता है। ठीक है, विच एसोसिएट्स, अदरवाइज क्या लिख सकते हैं? विच रिलेट्स each element of set A to unique element of set B is called function from set A to set B। ठीक है, and it is represented as FA to B is read as function f from set A to set B। ओके, देखो अब चलो इसको समझते हैं हम लोग, कि हम लोगों ने जो चीज़ लिखा है इसको बढ़िया तरह से समझते हैं। क्या है बच्चों? फंक्शन जो है ए से बी अगर डिफाइंड है, आदि जैसे अपन ने लिखा है कि लेट, क्या लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पटी सेट्स एंड एफ इज अ रूल। अब कैसा रूल है? विच एसोसिएट्स, दैट इज रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एलिमेंट, ईच मतलब समझ रहे हो ना, जितना भी एलिमेंट है सारे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ set B, unique element of set B is called function from set A to set B। यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है, each element of set A and unique element of set B, unique element of set B। यानी सीधी सी भाषा में बोले कि फंक्शन जो है भैया वो रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है जो ए से बी डिफाइंड है। यानी रिलेशन एक फंक्शन हो जाएगा, अगर रिलेशन जो है फंक्शन हो जाएगा सेट ए से सेट बी, अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट हो, एसोसिएट हो।
पहला कंडीशन, सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो, और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट हो, एक एलिमेंट के साथ। यानी कोई रिलेशन ए से बी में फंक्शन हो जाएगा अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इसको लिख के रख लेना अपने लैंग्वेज में, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एंड सेकेंड पॉइंट इज ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, चलो एरो डायग्राम से समझते हैं इसको बच्चों। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ लिखा है, अब हम लोग इसको एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। अच्छा, फंक्शन जो ए से बी डिफाइंड रहता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, ए टू बी, इसको पढ़ेंगे ए टू बी, या तो इसको ऐसे पढ़ेंगे रीड एज फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन क्या होता है, अब चलिए इसको अपन एरो डायग्राम से समझते हैं। ओके बच्चों, देखो अगर अपन ने सेट ए लिया और ये सेट बी हो गया, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है ए से बी तक, इसमें एलिमेंट जैसे अपन ने a1 a2 a3 लिया, b1 b2 b3 b4 b5, एलिमेंट ए जो है वो रिलेट, a1 जो है वो b1 के साथ रिलेट है, a2 b2 के साथ रिलेट है, a3 b4 के साथ। ये जो मैपिंग है क्या ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं। तो दो बातें, फर्स्ट थिंग इज सेट ए का सारा एलिमेंट रिलेट होना चाहिए सेट बी के साथ। देखो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है सबका रिलेशन बी के साथ है। दूसरा पॉइंट, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट का एक ही रिलेशन होना चाहिए सेट बी के साथ। सेट ए के सभी एलिमेंट का एक ही रिलेशन होना चाहिए सेट बी के साथ। तो जैसे देखो बच्चों, यहाँ a1 का कितना रिलेशन है सेट बी के साथ, एक ही है, केवल b1। a2 का कितने के साथ है, b2 के साथ। a3 का कितने के साथ है, b4 के साथ। यानी यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है a1 a2 a3 सभी का रिलेशन एलिमेंट b के साथ एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो ये है बच्चों, तो दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है बच्चों, ठीक है। ओके, अब देखो बच्चों दूसरा एरो डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं। सेकेंड, सेट ए सेट बी, एफ फंक्शन a1 a2 a3 a4, और मान लीजिए यहाँ एलिमेंट हमने ले लिया b1 b2, करेक्ट। a1 का रिलेशन b1 के साथ, a2 का रिलेशन b1 के साथ, a3 का रिलेशन b1 के साथ, और a4 का रिलेशन b2 के साथ। ये फंक्शन है या नहीं बच्चों, देखिए तो ये भी बच्चों फंक्शन है। कहोगे क्यों सर, देखो सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सभी का रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ है। अब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो a1 का कितने के साथ है, अगर a1 का हम बात करें, जैसे a1 इनपुट ले लें तो a1 का कितना आउटपुट है, एक ही आउटपुट है b1, यानी a1 का एक ही के साथ रिलेशन है। a2 का कितने के साथ है भैया, देखो कितने पे तिर गया है, a2 से जो तिर निकला है ये एक ही पर गया है या दो पर गया है, तो यहाँ पर एक ही पर गया है b1 पे, यानी a2 भी जो है वो b जो है सेट उसके एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट है। a3 कितने के साथ है बच्चों, एक ही एलिमेंट के साथ है b1 के साथ। a4 कितने के साथ है, एक ही एलिमेंट के साथ है। तो यानी ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी फंक्शन हुआ। अब तीसरा देखो एरो डायग्राम, अब तीसरा देखो बच्चों, a और ये b लिया, दिस इज फंक्शन f a2 b, a1 a2 a3, चलो इसमें हम a1 a2 ले लिए, b1 b2 b3 b4, ओके। अब यहां पर देखो बच्चों,
अब ये फंक्शन है या नहीं है? तो बच्चों ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सबका रिलेशन सेट बी के साथ है। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है A1 और A2 दोनों का रिलेशन सेट बी के साथ है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है कि जो एलिमेंट A1 है उसका एक रिलेशन नहीं है, यानी बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। कितने एलिमेंट के साथ है? एक से ज़्यादा के साथ है, 3 लोगों के साथ है। A1 का रिलेशन 3 लोगों के साथ है, तो यहाँ पर यह गड़बड़ हो गया। देखो बच्चों, मैं क्या बोला था, फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन। और मशीन क्या करता है? एक इनपुट के लिए कोई यूनिक आउटपुट देता है। यूनिक आउटपुट का मतलब समझ रहे हो ना, सिंगल आउटपुट। तो जैसे ये तो गड़बड़ हो गया, मशीन जैसा काम ही नहीं कर रहा है। देखो इनपुट A1 डाला और आउटपुट 3 ठो दे रहा है, 3 डिफरेंट आउटपुट दे रहा है, तो ऐसा मशीन थोड़ी होता है। ये मशीन जैसा वर्क नहीं किया। मशीन क्या करता है? आउटपुट तो सिंगल देता है भैया। आउटपुट क्या देता है? कोई भी मशीन सिंगल आउटपुट देता है, ठीक है। तो A1 का यहाँ पर 3 आउटपुट हो गया, एक इनपुट के लिए 3 आउटपुट। देन दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं हुआ बच्चों। यानी कहने का मतलब, अगर एरो डायग्राम में रे का, अगर हम इसको रे बोलते हैं तो रे का कन्वर्जेंस हो रहा है। अगर एरो डायग्राम में कन्वर्जेंस ऑफ रे हो रहा है तो वो फंक्शन होगा, और डाइवर्जेंस ऑफ रे हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों हो रहा है कन्वर्जेंस ऑफ रे, लेकिन यहाँ पर हो रहा है आपका डाइवर्जेंस ऑफ रे, डाइवर्जेंस ऑफ रे। ओके, यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ रे हो रहा है। अब बच्चों में एक और डायग्राम बनाता हूँ। देखो, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 ओके B4 लिख लिया। अब A1 का रिलेशन B1 के साथ है, A3 का B2 के साथ और A4 का B3 के साथ। ये फंक्शन है या नहीं? तो एकदम तुरंत देखो कि इसमें जो ये इनपुट है A2, इस इनपुट के लिए कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब A2 के लिए बच्चों, A2 जो है, ये जो एलिमेंट A2 है, इसका एसोसिएशन हो ही नहीं रहा है। जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है फंक्शन का, कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ईच का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक एलिमेंट। ईच का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक एलिमेंट। तो प्रत्येक यहाँ एलिमेंट कहाँ रिलेट हो रहा है? ये तो छूट जा रहा है, तो ये बच्चा फंक्शन नहीं होगा। तो ये नॉट ए फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। अगर याद रखना है बच्चों, कभी दिक्कत हो तो आप क्या करना, जो सेट ए है, जो सेट ए है उसको सन मान लो। अगर इसको बेटा मान लिया, अगर आपने इसको बेटा मान लिया, इसको बाप मान लिया, तो बच्चों सुनो, हर एक बेटा का एक ही बाप होता है। देखो, हो सकता है 3 बेटा हो, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी बेटा बिना बाप का होता नहीं है। तो यहाँ गड़बड़ हो गया। ये A2 बेटा जो है, इसका बाप पापा तो है ही नहीं, तो ये कहाँ फंक्शन हुआ ही नहीं। इसमें देखो, इसमें क्या शो हो रहा है? अरे एक बेटा का 3 ठो पापा, ऐसा थोड़ी होता है। एक बेटे का 3 पापा, गड़बड़ हो गया, तो ये फंक्शन नहीं। हाँ, ये हो सकता है 3 बेटे का एक ही पापा, है ना। तो ये सन और फादर वाला अगर आप कॉन्सेप्ट याद रख लो, जो इसमें फिट बैठता है कि हर एक बेटा का पापा होगा, यानी कोई भी बेटा बिना बाप का नहीं होता है। दूसरा चीज़, एक बेटा का एक ही पापा होता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। तो आप लोगों ने फंक्शन समझ लिया होगा क्या चीज़ है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, रेंज
एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, लेट्स सी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आप देख सकते हो ये फंक्शन का एरो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ये फंक्शन का एक एरो डायग्राम है, ठीक है। यहां पर बच्चों अगर इनपुट A1 का आउटपुट B1 है, इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूं। अगर इनपुट A1 का आउटपुट B1 है, यानी A1 से जो तीर निकला है वो B1 है बच्चों, यानी ये क्या चीज़ है जानते हो? B1 बराबर क्या है? व्हाट इज B1? ये बच्चों B1 को जो आउटपुट है, इसको यहाँ पर हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? इमेज। तो ये किसका इमेज है? B1 A1 का इमेज है, तो इमेज ऑफ A1। बच्चों जो B2 एलिमेंट है, इसको इमेज ऑफ A2। इसी तरह B3 किसका आउटपुट है? A3 का, तो B3 है बच्चों, क्या कहा जाएगा? इमेज ऑफ A3। व्हाट इज B4? B4 इज इमेज ऑफ A4। अगर ये आउटपुट को अपन ने इमेज बोला, तो जो ये इनपुट है बच्चों, इसको प्री इमेज बोला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि A1 जो है बच्चों, A1 दिस इज द प्री इमेज। इस टर्म को याद रखना, इमेज और प्री इमेज टर्म। इमेज किसको बोला जाता है और प्री इमेज किस टर्म को बोला जाता है, ये आपको माइंड में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज इमेज और व्हाट इज प्री इमेज। ओके, इमेज क्या होता है बच्चों? आउटपुट। जो इनपुट से जो आउटपुट आता है वो आउटपुट होता है इमेज। ओके, और प्री इमेज क्या होता है? दैट इज द इनपुट। प्री इमेज क्या हुआ? इनपुट हुआ। तो A1 किसका प्री इमेज है? B1 का। A2 किसका प्री इमेज है बच्चों? प्री इमेज ऑफ B2। A3 किसका प्री इमेज है बच्चों? प्री इमेज ऑफ B3। और A4 किसका प्री इमेज है बच्चों? प्री इमेज ऑफ B4। ओके, अब ये बच्चों जैसे क्या है? इमेज है, B1 क्या है? आउटपुट है, किसका? इनपुट A1 का। यानी A1 पहले F के अंदर गया होगा, यानी ये B1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज FA1। यानी F के अंदर A1 गया तो आउटपुट क्या आया? B1 आया। सिमिलरली B2 इज FA2, B3 इज FA3 और B4 इज FA4। ओके, अब जैसा कि बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इनपुट होता है फंक्शन के केस में, उसको अपन डोमेन बोलते हैं। यानी फंक्शन में इनपुट यूज ना करके क्या बोला जाता है? डोमेन। डोमेन टर्म क्या होता है? इनपुट होता है। और जो आउटपुट होता है बच्चों, उसको रेंज। तो यहाँ पर देखो, ये जितना भी एलिमेंट है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है, वो सारा क्या है बच्चों? इनपुट है। तो सेट ए को ही हम लोग क्या बोल देंगे? डोमेन। यानी ये इनपुट हो गया, ये इनपुट हुआ एंड दिस इज डोमेन। ओके, ये डोमेन हो गया अगर फंक्शन ए से बी डिफाइंड है तब। और देखो यहाँ पर रेंज क्या होता है बच्चों? रेंज क्या बताया था आपको कि आउटपुट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेंज। आउटपुट इज रेंज। आउटपुट को क्या बोला जाता है? रेंज। तो देखो बच्चों, इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है बच्चों, देखो ये देखो बच्चों, यही आउटपुट है, केवल ये आउटपुट है। दिस इज आउटपुट। और ये जो आउटपुट है, तो ये क्या हो गया? रेंज। क्या हो गया बच्चों? रेंज। यानी रेंज क्या हुआ? एक तरह से रेंज क्या हुआ? सेट ऑफ। अच्छा, ये B1, B2, B3, B4 को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? इमेज के नाम से। तो रेंज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इमेजेज। सेट ऑफ इमेजेज। सेट ऑफ इमेजेज इज रेंज। तो 3 टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन।
तो सबसे पहली बात क्या आया बच्चों, डोमेन। अगर फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, यानी इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डोमेन? सेट ए इज डोमेन, सिंपल सी बात है, सेट ए इज डोमेन। सेट ए ही डोमेन हो गया बच्चों, यानी सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सब क्या हो गया बच्चों, डोमेन हो गया, सिंपल सी बात है। यानी यहां पर डोमेन क्या हो गया, डोमेन यहां पर क्या हुआ बच्चों, डोमेन इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सारे इनपुट हैं, देखो इनपुट A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4, ये डोमेन हो गया आपका। और ये जो है देखो किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल। इसलिए हमने लिखा कि अगर फंक्शन ए से भी डिफाइंड है तो सेट ए ही तो डोमेन होता है भैया। सेट ए क्या होता है बच्चों, डोमेन होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं इधर साफ करूंगा राइट साइड थोड़ा सा फास्टली, ओके। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन। बच्चों कोडोमेन सेट बी को ही बोला जाता है। अगर फंक्शन ए से बी डिफाइंड है देन सेट बी इज कॉल्ड, यानी सेट ऑफ all elements, set of all elements of set B is called codomain। सेट बी का जितना भी एलिमेंट का, सेट बी के सारे एलिमेंट के सेट को कोडोमेन बोलते हैं। अरे यानी सिंपल सी बात है, ऐसा तो बोल सकते हैं कि कोडोमेन क्या है भैया, अगर फंक्शन ए से बी डिफाइंड है तो सेट बी ही क्या चीज है, कोडोमेन। यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ कोडोमेन लिखने बोलूँ कि अगर ये फंक्शन जो एरो डायग्राम बना है इसका कोडोमेन लिखिए, तो सेट बी का जितना भी एलिमेंट्स है सारे कोडोमेन में आ जाएंगे। सेट बी का जितना भी एलिमेंट है बच्चों सभी कोडोमेन में आ जाएगा। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ऑल आर कोडोमेन, ओके। अब लास्ट पॉइंट बच गया, क्या चीज, रेंज क्या होता है बच्चों, व्हाट इज रेंज। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड नंबर, रेंज क्या होता है, रेंज। तो बच्चों सेट बी के एलिमेंट्स को ही रेंज बोलते हैं जिसका एसोसिएशन एलिमेंट सेट ए के साथ हो, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ हो। यानी set of elements of set B whose association are with the elements of set A इज कॉल्ड रेंज। यानी भैया सेट बी के वो एलिमेंट्स के सेट को रेंज बोलेंगे जिसका एसोसिएशन सेट ए के एलिमेंट्स के साथ हो, जिसका एसोसिएशन सेट ए के एलिमेंट्स के साथ हो, ओके। तो रेंज किसको बोला जाएगा, सेट ए बी के वो एलिमेंट्स, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिसका एसोसिएशन सेट ए के एलिमेंट्स के साथ हो। यानी कहने का मतलब बच्चों कि रेंज जो होता है, रेंज दैट इज आउटपुट होता है, एक तरह से आउटपुट होता है। और आउटपुट बोले तो सेट ऑफ इमेजेज, सेट ऑफ इमेजेज दैट इज द रेंज। अगर इस एरो डायग्राम के लिए हमें रेंज लिखना हो बच्चों तो रेंज क्या हो जाएगा, क्या रेंज है, कौन कौन सा आउटपुट है, इमेज कौन कौन है, B1 B2 B3 B4।
तो ये आपका रेंज हो जाएगा B1, B2, B3, B4। दिस इज द रेंज। ओके बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर भैया एक फंक्शन है f सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, रेंज और कोडोमेन, सेट ए इज डोमेन। आपने देखा सेट ए को क्या बोलते हैं, दिस इज डोमेन। और सेट बी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोडोमेन। यानी कहीं पर अगर क्वेश्चन या कहीं भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले तो बच्चों ये जो होता है, जो पहले यहां लिखा रहेगा, जहां से एरो निकलता हुआ दिख रहा है, ये आपका डोमेन होता है, और ये जो बी है आपका कोडोमेन होता है। कुछ बच्चे गलती से इसको रेंज भी बोल देते हैं, लेकिन ये रेंज नहीं होता, ये क्या चीज होता है बच्चों, कोडोमेन होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात सुनो। याद करो एक चीज जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में अभी समझाया था, मशीन वाला कॉन्सेप्ट, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। तो जो अपन इनपुट देते हैं, जो हम लोग इनपुट देते हैं दैट इज द डोमेन, और जो आउटपुट आता है वो बच्चों होता है रेंज। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है बच्चों, जैसे ये मशीन हो गया आपका, ये मशीन F हो गया, ये इनपुट डाला X और ये F है, तो इसका आउटपुट निकला Fx, और आउटपुट को अपन Y मान लिया बच्चों। अगर इनपुट को X लिया तो आउटपुट को Y वेरिएबल मान लिया। देन डियर स्टूडेंट, जो आउटपुट होता है दैट इज द रेंज, और जो इनपुट होता है दैट इज द डोमेन। ये डोमेन हो गया आपका, दिस इज इनपुट, और रेंज जो है आपका दिस इज आउटपुट। तो बच्चों अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिखा है, y इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये फंक्शन है y इक्वल टू ये फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है, ठीक है, तो ये बच्चों जो ये x होता है, ये जो x होता है दिस इज द डोमेन। और जो मतलब ये इनपुट हो गया, ये क्या हुआ इनपुट, ये क्या हुआ बच्चों इनपुट हो गया। अब इनपुट को मशीन F में डालने से जो चीज मिलता है दैट इज द आउटपुट। तो ये भैया जो ये y है दिस इज द रेंज यानी आउटपुट। तो कभी भी अगर बच्चों फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो जो x का वैल्यू होता है वो डोमेन होता है, और जो y का वैल्यू होता है वो रेंज होता है। जो x का वैल्यू होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो y का वैल्यू होता है वो रेंज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which function y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। अब डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, डिफाइंड का मतलब हुआ बच्चों कि x जब आप इनपुट रखते हो तो जो एफ एक्स है वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वगैरह नहीं आना चाहिए, या तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आना चाहिए। यानी कहने का मतलब सोचो कि अगर एक जूसर मशीन है, जैसे मैंगो मौसमी वाला जूसर मशीन है, और आप में उसमें गन्ना डालोगे तो कहाँ से जूस निकलेगा। गन्ना उसमें छोटा सा तो मशीन होता है मैंगो वाला, अब उसमें कहोगे गन्ना का रस निकालेंगे तो नहीं निकलेगा ना। यानी अगर कहने का मतलब क्या है, अलग अलग मशीन का इनपुट भी अलग अलग होता है, यानी अलग अलग फंक्शन का बच्चों इनपुट अलग अलग होगा।
यानी कहने का मतलब हुआ अलग अलग फंक्शन का डोमेन अलग अलग होगा और अलग अलग फंक्शन का रेंज भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा? अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो देन व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। यानी फंक्शन उसके लिए फिट होना चाहिए। यानी पूरे रियल नंबर को हम डोमेन नहीं बोल देंगे, x के उसी वैल्यू को डोमेन बोलेंगे जो उस फंक्शन के लिए डिफाइंड हो, उस फंक्शन के लिए डिफाइंड हो। यानी कहने का मतलब x के उस वैल्यू को डोमेन बोला जाएगा जिस पर वो फंक्शन प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे, दैट इज द डोमेन। तो इसको हम लोग समझेंगे। अब बात आई सर रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन दैट इज y। रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन के वैल्यू, फंक्शन दैट इज एफ एक्स फॉर एवरी x, for every value of x in its domain, in its domain। अन्य रेंज क्या होता है? रेंज होता है बच्चों, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन। मतलब जो फंक्शन है उसी के वैल्यूज को हम लोग रेंज बोलते हैं, दैट इज द आउटपुट। फंक्शन का वैल्यू का मतलब क्या हुआ? आउटपुट। यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, थोड़ा सा और सुधार देते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन, ब्रैकेट में लिख लो y इक्वल टू एफ एक्स, यानी दैट इज y। y को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर फंक्शन एफ ए से बी डिफाइंड है, अगर ऐसा दिया है तो ये जो होता है डोमेन और बी जो होता है कोडोमेन। और अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है y इक्वल टू एफ एक्स, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, तो x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं और y के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। यानी अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया रहेगा आपको, फ्यूचर में बोला जाएगा डोमेन निकालो, तो बच्चों आपको क्या निकालना है? x के वैल्यू को निकालना है। और अगर बोला गया रेंज निकालो तो आपको क्या निकालना है? अगर बोला गया क्या चीज़? रेंज निकालो, मतलब y के वैल्यू को निकालना है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ाएंगे वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फंक्शन, मतलब ग्राफ से हम लोग फंक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। सिमिलरली ग्राफ से हम लोग डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन देखेंगे बच्चों। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल द बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन जो क्लास 11th में पढ़ना था, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं तक। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से जितना हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।